हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज तरुण मिश्रा। आज के वीडियो हम देखेंगे लोग क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का संसाधन और विकास। ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर फर्स्ट है 10th क्लास का। चलिए तो देखते हैं अध्याय 1 संसाधन क्या है। ठीक है, तो देखते हैं लोग संसाधन क्या है। तो संसाधन वो वस्तु या साधन होता है जो मनुष्य की ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में सहायक हो और जिसका उपयोग वह अपने विकास व सुविधा के लिए करता हो। ठीक है, और देखिए एक और है यहाँ पे, प्राकृतिक या मानव द्वारा बनाई गई ऐसी सभी चीज़ें जो किसी काम की हो और जिससे मनुष्य लाभ उठा सके उसे ही संसाधन कहते हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो संसाधन उसको कहेंगे जो मनुष्य को कामों में आए। ठीक है, मनुष्य के क्या है तो वो काम में आए, वही संसाधन होता है। जैसे जल हो गया, हमारा जल है, जंगल भी है, खनिज भी है, मानव भी है और मशीन भी है। याद रखिएगा, आजकल तो मशीनों से हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं। मानव तो सबसे बड़ा संसाधन है क्योंकि हम ही लोग हैं जो सब कुछ चीज़ों को बनाते हैं लोग अपने ज़रूरतों के हिसाब से। खनिज माइनिंग, लोहा वहा जितना भी है, कोयला वाला जितना है, सब धरती के नीचे से निकलता है। जंगल से हम लोग को लकड़ियाँ, खाने पीने का, दवाइयों का चीज़ मिलता है। और पानी आप लोग जानते हैं लोग पानी से क्या होता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं लोग। अब संसाधन को क्या किया गया है तो बांटा गया है। ठीक है, चलिए संसाधन का क्या किया गया है तो वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो संसाधन के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को देखा जाए तो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। देखिए जीव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जीवित होते हैं या कभी जीवित रह चुके होते हैं। इनमें जीवन होती है और ये प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक रूप से हमें क्या क्या मिलते हैं अब इसके बारे में देख लिया जाए। तो आइए देखिए क्या क्या है। जैसे कि उदाहरण के लिए मनुष्य, ठीक है, मनुष्य हो गया, मनुष्य है, जानवर हो गया, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, इनका सब कुछ जानते हैं, ये प्राकृतिक रूप से है। और देखा जाए तो जीवाश्म ईंधन में जैसे कि क्या हो जाता है बाबू, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे प्राकृतिक गैस हो, ये मरे हुए जीवों से बने हैं। तो पहले तो ये जिंदा थे, ठीक है, आज बेशक मरे हुए लेकिन पहले ये जिंदा थे। ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं लोग अब अजैव संसाधन। चलिए देखिए अजैव संसाधन क्या कहता है बाबू। देखिए ये रहा दूसरा, वे संसाधन होते हैं जो कभी जीवित नहीं रहे होते हैं। ठीक है, इनमें जीवन नहीं होता है लेकिन ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो पहला जल, वायु और मिट्टी। दूसरा धातु जैसे कि लोहा, सोना, तांबा, इतना। सूर्य का प्रकाश, चट्टान इत्यादि क्या है बाबू, ये सब अजैव संसाधन, ये जीवित नहीं थे पहले भी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं लोग। तो उत्पत्ति के आधार पे आप लोग देख लिए लोग। अब आगे चलते हैं समापन के आधार पे। ठीक है, तो समापन के आधार पे देखा जाए तो आइए, पहला है नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल, जो दोबारा से बन सकता है। तो वे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से वे संसाधन, अब देखिए वे संसाधन जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के मध्य से पुनः उत्पन्न किया जा सकता है या जिनकी पूर्ति समय के साथ होती है या होती रहती है। उदाहरण के लिए सूर्य की प्रकाश, ठीक है, वायु, जल, पेड़ पौधे, वनस्पति, पौधे। मतलब ये नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब है ये हम लोग को मिलते रहते हैं। अब सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है रोज रोज मिलेगी, कहीं कम, कभी कभी ज़्यादा तो कभी कम हो सकता है। वायु जो है जानते हो कि 21% है हमारे एटमॉस्फेयर में, 75% हमारा वाटर है, आप जानते हो। ठीक है, पेड़ पौधे भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक, और पशु भी हैं, इतना चीज़ आप लोग जानते हैं लोग। अब वैसा देखते हैं जिसे रिन्यूअल नहीं किया जा सकता, वैसे संसाधन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार ख़त्म होने के बाद वो जल्दी नहीं बनता है लोग। ठीक है, कुछ टाइम लग जाता है, 50 साल 100 साल इतना लग जाता है, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं लोग
वे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाने पर लाखों वर्ष में ही पुनः बन सकते हैं या कभी नहीं बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोयला, आप जानते हो लोग इसका प्रोसेसिंग क्या है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज, एक बार ख़त्म होने के बाद पेट्रोलियम ही देख लीजिए लोग, पेट्रोलियम और कोयला ख़त्म होने के कगार पे है। इसीलिए हम लोग सौर ऊर्जा से चलने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उसको यूज करने लगे हैं लोग, क्योंकि समाप्ति ही उत्पत्ति का कारण बनता है। तो ये समझ गए लोग आप लोग। तो भाई ये तो दूगो समापन के आधार पे दूगो आप देख लिए लोग, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। चलिए और देखिए, याद रखिएगा लोग, सूर्य के प्रकाश, पानी या हवा को चक्रण संसाधन भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं लोग भाई स्वामी के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पे देखा जाए तो 4 गो होता है लोग, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। फर्स्ट ये देखते हैं लोग सामुदायिक स्वामित्व के आधार पे संसाधन। अब देखो ये क्या क्या होता है। तो यह संसाधन समुदाय के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होते हैं। गांव, नगर क्षेत्र में भूमि, तालाब, कुएं, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान इत्यादि क्या होते हैं बाबू, तो ये सामुदायिक संसाधन होते हैं। मतलब गांव के कुछ क्षेत्र के सभी आदमियों को उस पर क्या होता है, तो अधिकार होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि जैसे कि गांव में चापाकल हो जाता है, कुआं हो जाता है, ये एग्जाम्पल तो देख ही लिए लोग, पार्क हो जाता है, खेल का मैदान हो जाता है, तो ये सार्वजनिक होता है, ठीक है। समझ गए लोग। अब आते हैं बाबू, देखते हैं कि क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। तो जो अपना पर्सनल होता है, ठीक है, जो पर्सनल होता है वो व्यक्तिगत संसाधन होता है। देखिए व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जिसमें किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे कि बहुत सारे किसानों के पास भूमि होती है और वह उसमें बदले को वो क्या करता है, और वो उसके बदले सरकार को कर चुकाते हैं। आप लोग टैक्स कटता है वो जानते हैं लोग, ठीक है। तो व्यक्तिगत संसाधन जैसे कि हमारा घर हो गया, हमारे कृषि का अपना एकदम पर्सनल ज़मीन हो गया, मेरा साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, ये सब क्या है, तो व्यक्तिगत संसाधन है। अब इसके लिए हम सरकार को टैक्स देते हैं, जैसे कि ज़मीन हो गया, घर हो गया, ये मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन मुझे साल में एक बार टैक्स कटवाना पड़ता है। तो वो तो हर एक चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लोग। सामुदायिक संसाधन हो गया, व्यक्तिगत हो गया। अब आइए राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन देखिए, तो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। उदाहरण, सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन खनिज, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्र मील मीन्स 22 किलोमीटर तक महासागर क्षेत्र व समुद्र में पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संपदा होते हैं। समझ गए। मतलब कि मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे आपका ही मान लीजिए कोई तट इलाका है, यहाँ से आप 200 किलोमीटर दूर तक जाइएगा ना, 200 किलोमीटर, तो ये होता है कि आपका 200 किलोमीटर तक ये राष्ट्रीय संसाधन होता है, और 200 के बाद वाला अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है, ठीक है। और एक और चीज़ जो यहाँ पे बोला है, सरकार अगर चाह दे तो व्यक्तिगत संसाधन को अपने यूज के लिए ले सकती है, वो अगर चाह दे तो, ठीक है। कहे कि हमारे लिए अगर ज़रूरी होगा तो हमारे घर को तोड़ के वहाँ से सड़क बनवा देगी, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पहले था कर सकते थे, अब बदल गया ये सिस्टम। चलिए, तो राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं लोग। चलिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रण करती है। तट रेखा से 200 समुद्र मील की दूरी से पड़े हुए खुले महासागर संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की सहमति के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हम बोल ही दिए, तट रेखा से 200 किलोमीटर राष्ट्रीय संसाधन और 200 के बाद अंतर्राष्ट्रीय। ओके, समझ में आया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। चलिए अब देखते हैं लोग कब विकास के आधार पे संसाधन, ठीक है। विकास के आधार पे क्या करते हैं लोग, संसाधन को देखते हैं लोग, ठीक है। आइए, तो विकास के आधार पे संसाधन देखिए। संभावी संसाधन,
वे संसाधन किसी क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं लेकिन अभी तक इनका उपयोग नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा का अपार संभावना है, लेकिन अभी उसका यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? मतलब किसी उपयोग अभी नहीं किया जा रहा उसका, लेकिन वहाँ पर भी क्या है, तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का अच्छा संभावना है, जिससे हम लोग पेट्रोल और कोयला से बचत कर सकते हैं, कोयला का बचत कर सकते हैं। क्योंकि जानते हैं पवन और सौर ऊर्जा रोज़ के रोज़ हम लोग को मिलता है, कम या बेसी, तो कुछ क्षेत्रों में तो हम तो बिजली दे ही सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए विकसित संसाधन देखिए। ठीक है, तो विकसित संसाधन क्या होते हैं? तो संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि वैसा संसाधन जिनके बारे में सब कुछ गुणवत्ता पता कर चुका है आदमी, उसका उपयोग भी पता कर चुका है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखा जाए तो कृषि योग्य भूमि का, ठीक है, सिंचित क्षेत्र, जल स्रोत इत्यादि। ठीक है, इनके बारे में हम लोग को क्या है, तो गुणवत्ता और निर्धारितता की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। आगे आते हैं लोग अब। ठीक है, भंडारण देखते हैं, स्टॉक देखते हैं लोग, ये संसाधन क्या है। चलिए यहाँ पे स्टॉक भंडारण देखते हैं लोग। तो पर्यावरण में उपलब्ध वह पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए जल में मौजूद गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत से बनता है, परंतु हमारे पास इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञात नहीं है। मतलब कि भंडारण संसाधन वैसा संसाधन होता है बाबू, जो हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी के अभाव की वजह से हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं लोग। ठीक है, ठीक है, या फिर किसी कारण, मतलब टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, लेकिन इन फ्यूचर में हम लोग काम करेंगे लोग इसके पे। चलिए आगे आते हैं लोग, संचित कोष संसाधन। अब देखिए ये क्या कहता है, संचित कोष संसाधन रिजर्व। तो यह भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें मौजूदा तकनीकी से प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में इनका प्रयोग नहीं हो रहा है। भविष्य में इनका प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। मतलब कि वैसा संसाधन है संचित कोष संसाधन जो अभी हमारे पास आसानी से मिल जा रहा है, इसी वजह से हम इनका यूज नहीं कर रहे हैं लोग। फ्यूचर में इनका यूज हम लोग करेंगे लोग। ठीक है, अभी क्या पता हम लोग को मिल जा रहा है आसानी से। अब आइए, उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो नदियों का जल जिसमें बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन अभी सीमित पैमाने पर उपयोग हो रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं लोग कि चारों तरफ अभी कहाँ बिजली का प्रयोग नदियों में डैम बना के किया जा रहा है, क्योंकि अभी आसानी से मिल जा रहा है, कोयला वेला या फिर और किसी तकनीक से हम लोग को क्या है, तो बिजली उजली मिल जा रहा है। इसी वजह से इनका भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। बट फ्यूचर में सामान अगर शॉर्टेज होगा तो हम इन्हीं पे आएंगे ही, सोलर पे आएंगे लोग, ना तो पानी पे पानी के ऊपर डैम बनाकर नदियों में हम उससे प्रयोग करेंगे लोग। चलिए आगे देखते हैं लोग। अब देखते हैं लोग संसाधन का विकास। ठीक है, संसाधन का विकास देखते हैं लोग। चलिए देखिए, तो संसाधन मानव जीवन और उसकी गुणवत्ता के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इनका अंधाधुंध प्रयोग कई गंभीर समस्या पैदा कर चुका है। आप जानते हैं लोग आजकल दिन प्रतिदिन कितना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो क्या रीजन है इस सब चीज़ों का? तो देखिए, पहला, लालच के कारण संसाधन को हास हो रहा है। दूसरा, संसाधन कुछ ही लोगों तक सीमित हो गया है, इसमें अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। अधिक दोहन से परिस्थितियां संकट में होती जा रही है। अब आप लोग ये देखा जाए तो इनका विकास करना क्या जरूरी है। अब देखिए, जैसे अब यहाँ पे देखिए, पर्यावरण प्रदूषण, भूमंडलीय उष्मीयकरण, भूमि निम्नीकरण इत्यादि। और देखा जाए तो बाबू बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
ठीक है, अपने मतलब के लिए लोग क्या कर रहा है, तो जंगलों को काट दे रहा है, ज़मीनों के ऊपर घर बना ले रहा है, जिसके वजह से इनका दोहन हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इनका तो भाई बचाव भी ज़रूरी है, किस किस तरीके से बचाया जाए, क्या कि फ्यूचर आने वाले पीढ़ी के लिए तो रखना पड़ेगा ये सब चीज़ ना। तो आज हमारे पास पानी है, पेट्रोल है, कोयला है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग क्या करें, इनको बर्बाद कर दें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बचाना ज़रूरी है। तो देखिए इसको किस तरीके से बचा सकते हैं लोग, क्या क्या तरीका है बचाने का। चलिए, तो पहला सतत पोषणीय विकास। अब देखिए इसके मतलब क्या हो जाएगा सतत पोषणीय विकास में, तो देखा जाए, देखिए सतत पोषणीय विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता ना करे। मतलब कहने का मतलब कि हमारे पास जो कोयला है, पेट्रोल है, खनिज है, उनका हम भी प्रयोग करें और आने वाले 100 साल बाद जो बाल बच्चे हो, यहाँ पे जो इंसान हो, वह भी इनका प्रयोग कर सके। मतलब कुल मिला के हम लोग आज की जो चीज़ है उसको थोड़ा कम यूज करें, फालतू को बर्बाद ना करें। ठीक है, जैसे हम लोग पास पानी है, देख रहे हैं आजकल अलग अलग स्टेट में पानी की कितनी दिक्कत है, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, आप देख रहे हैं लोग सब जगह पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिहाज से हम लोग को क्या करना चाहिए, इनको बचाना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को क्या हो सके तो इसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, अगले देखिए, तो सतत पोषणीय पता चल गया ना। सतत पोषणीय क्या कहता है बाबू, कि वर्तमान में अभी जो बाल बच्चे पैदा हुए हैं लोग, उनके साथ भी कोई छेड़छाड़ ना हो, उनको भी संसाधन यूज किया जाए, लेकिन उस तरीके से कि आने वाले फ्यूचर में जो पीढ़ियाँ आएंगी उनके लिए भी कुछ बचा दिया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग पास पेट्रोल है, तो पेट्रोल का जगह पे हम लोग क्या, तो सौर ऊर्जा से चलने वाली या फिर बैटरियों से चलने वाली गाड़ी का यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, पानी है तो पानी का थोड़ा सा इकट्ठा करना सीखें, बरसात के पानी को बचा के रखें, उसका प्रयोग करें, फालतू में पानी गिराया ना करें, ये सब चीज़ है। चलिए, संसाधन नियोजन। ठीक है, अब देखिए संसाधन नियोजन क्या कहता है। संसाधन नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की पहचान, मूल्यांकन और उनके विवेकपूर्ण उपयोग की योजना बनाई जा सकती है ताकि उनका सही और संतुलित उपयोग किया जा सके। ठीक है, समझ गए लोग। चलिए अब आगे देखते हैं लोग, इनको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं। चलिए, अब बात है कि संसाधन नियोजन। ठीक है, संसाधन नियोजन का उद्देश्य क्या है, तो भाई संसाधन को बचाना सबसे बड़ा तो उद्देश्य यही है। ठीक है, तो पहला है बाबू, इनका विवेकपूर्ण उपयोग और न्याय संगत उपयोग करना, जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जहाँ ज़रूरत हो क्या करें, हम वहीं पे उपयोग करें। नेक्स्ट देखा जाए, ये देखिए, तो क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सतत विकास को सुनिश्चित करना, कि मतलब इनके जगह पे और हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो ये रहा। अब आगे चलते हैं लोग, संसाधन नियोजन की ये सब चीज़ की ज़रूरतें हैं, आगे देखते हैं लोग। चलिए, भारत में संसाधन नियोजन। ठीक है, भारत में संसाधन नियोजन के बारे में देखते हैं लोग। चलिए, तो भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों, भाई यहीं पे बहुत ज़्यादा है। तो कुछ क्षेत्रों में संसाधन की अधिकता और कुछ क्षेत्रों में कमी, जैसे देख लिए जाए, बिहार में बाढ़ से लोग मर रहा है तो दिल्ली में सुखाड़ से मर रहा है लोग, राजस्थान में सुखाड़ से, वहाँ पे पानी की दिक्कत है। ठीक है, से कमी, ठीक है, तेज़ी से हो रहा है संसाधन का दोहन ना। अब जिनके पास जो संसाधन अधिक है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, वो खूब सारा यूज कर रहा है लोग, आज जिनके पास नहीं है वो बस जी रहा है लोग अपना कैसे भी। असमान विकास, जिसमें गरीब और अमीरों के क्षेत्रों के अंतर बढ़ा दिया है। आप देखते होंगे लोग कि बड़े बड़े शहरों में वहाँ पे हर एक चीज़ का टेक्नोलॉजी एडवांस है, अगर उसका कंपेयर अगर दूसरे स्टेट से किया जाए तो, और देखा जाए तो पर्यावरण संकट को रोकने की आवश्यकता है। ये सब चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, संसाधन का संरक्षण। आप जानते हो लोग, संसाधन का संरक्षण नहीं करेंगे लोग तो आने वाले दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं लोग कितना ज़्यादा फैलता जा रहा है। चलिए, संसाधनों का संरक्षण, रिसोर्सेज को क्यों ज़्यादा बचा के रखा जाए, तो पहला
संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, और ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा याद रखिएगा। मतलब कुल मिला के देखा जाए संसाधन का संरक्षण, तो भाई नहीं बचाएंगे लोग तो आने वाला पीढ़ी क्या पिएगा लोग? पेट्रोल पिएगा लोग। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना एनर्जी ड्रिंक पी के जिंदा रहेगा लोग, पानी तो चाहिए। तो हमारे पास जो चीज़ है, चाहे हमारे पास पेड़ पौधा है, आप लोग देखे लोग अभी केरला साइड में आईटी पार्क बनाने के लिए पूरा का पूरा क्या कर रहा था, पेड़ी को, जंगलों को साफ सफाई कर रहा था लोग। आज हम लोग भी जनसंख्या इतना ज़्यादा हो गया है कि जिसके वजह से खेतों में जाके घर बना रहे हैं लोग, जंगलों में जाके बस रहे हैं लोग। तो भाई जब पेड़ पौधा काट देंगे तो ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा इफेक्ट होगा, और जब ग्रीन हाउस ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे लोग? इतना गर्मी में कैसे बर्दाश्त करेंगे? आज आप लोग दिल्ली, मुंबई, दिल्ली में, राजस्थान में 52 डिग्री तक गर्मी झेले हैं लोग। ठीक, तो ये सब चीज़ हम नहीं बचाएंगे लोग तो इससे ज़्यादा और गर्मी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो संसाधन का संरक्षण रखना जरूरी है। नेक्स्ट देखा जाए, एक और चीज़ है, संसाधन के बारे में तो ही देख लिया आप लोग। अब एगो गांधी जी को स्टेटमेंट अपना दिए थे बहुत प्यारा, कि मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमारे धरती पे सभी प्रकार के सामान हैं, लेकिन उनके लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ सामान नहीं है, कोई भी संसाधन नहीं है। ठीक है, तो ये गांधी जी का ये स्टेटमेंट था आपके। चलिए आगे चलते हैं लोग। भू संसाधन, अब थोड़ा सा मृदा संसाधन पे देखते हैं लोग। ठीक है, तो पहला, आप जानते हैं लोग मिट्टी कितना रेयर है। भू संसाधन, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीकों से होना चाहिए। बाबू आप जानते हो लोग, भू संसाधन, भूमि जो है, हम लोग खाना के लिए भूमि पे ही निर्भर है लोग। मिट्टी से ही खाना होना का क्या किया जाता है, तो उत्पादन किया जाता है। अगर मिट्टी ही ना रहे तो कैसे होगा? और आप लोग ये भी जानते हैं लोग कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में 1 सेंटीमीटर अगर मिट्टी का अगर खुद से बना जाए तो ये 50 साल का समय ले लेता है। ठीक है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मिट्टी मृदा को बचा के रखना। और आज हम लोग क्या करें, उसी पे घर बना ले रहे हैं, वहीं पे कूड़ा करकट फेंक रहे हैं लोग, पानी जम रहा है तो वहीं पे छोड़ देना, जिससे बंजर भूमि बन जा रहा है। चलिए तो ये देखते हैं लोग, भारत में भूमि आकृति और उनका महत्व। भारत में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ उनका महत्व है, चलिए देखिए। देखा जाए तो ये देखिए, भारत में भूमि विविध भूमि आकृति से बनी है, जैसे मैदानी, पर्वत और पठार। इन देशों के विकास में अलग अलग योगदान भी है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र का अलग है, पर्वत पठार में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इनका योगदान भी है। एग्जाम्पल के लिए भारत में आइए, एंट्री मारते हैं लोग। भारत का लगभग 43% भूभाग मैदानी बना है, मैदानों से बना है। यह क्षेत्र कृषि और उद्योग के विकास के लिए उपयुक्त है। दूसरा, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है और जल स्रोत प्रचुर मात्रा में होता है। देख लिए, तो ये मैदानी क्षेत्र में देखते भाई, मैदानी क्षेत्र पे ही रहना सब कोई पसंद करता है। हम लोग समतल पे ही रहना पसंद करते हैं लोग। खेती बाड़ी भी समतल पे ही होना पसंद करता है। बड़े बड़े उद्योग जो खुलते हैं, कंपनी खुलता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, सब यही इतना ही दूर में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है लोग, समतल पे। अब आते हैं पर्वतीय क्षेत्रों पे। यहाँ पे देखते हैं लोग, देखो पर्वतीय क्षेत्र, भारत का लगभग 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र जलवायु नियंत्रण, जल स्रोत की उत्पत्ति, पर्यटन और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यटन घूमने उमने देखने उठने के लिए, जल स्रोतों की उत्पत्ति में भी, और जलवायु, जो पर्वत क्षेत्र होते हैं जलवायु को भी क्या करता है लोग, थोड़ा कंट्रोल करता है लोग, नियंत्रण करता है लोग। पठारी क्षेत्र देख लिया जाए तो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारों से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे देखें, यह क्षेत्र खनिज, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल और वनों से समृद्ध है। औद्योगिक विकास में यह क्षेत्र सहायक है। अब जानते हैं लोग, कोयला, पेट्रोल कितना जरूरी चीज़ है, वन कितना जरूरी चीज़ है, खनिज कितना, जीवाश्म ईंधन जैसे है जरूरी, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये।
तो ये क्या है, तो उद्योग के विकास में यह बहुत ज़्यादा अपना योगदान देता है लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लोग, भू उपयोग। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं लोग भू उपयोग। चलिए, तो देखा जाए भू संसाधन का उपयोग विभिन्न देशों के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसे निम्नलिखित श्रेणी विभाजित किया जा सकता है। पहला, अगर देखा जाए तो भूमि का प्रयोग, वन फॉरेस्ट लैंड, वह भूमि जो वनों या वृक्षों को आच्छादित होती है। इसका उपयोग पर्यावरण संतुलन, लकड़ी, औषधि आदि के लिए होता है। समझ गए? आगे देखते हैं लोग, वन का प्रयोग जानते ही हैं लोग आप लोग। और देखते हैं लोग कृषि के लिए। ठीक है, कृषि के लिए देखा जाए तो अब कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, वह भूमि जो प्राकृतिक रूप से उपजाऊ नहीं है और जहाँ खेती संभव नहीं है, जैसे रेगिस्तान, चट्टानी भूमि। ठीक है, इसे बंजर भूमि कहा जाता है, कृषि के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। अब आप राजस्थान में जाकर क्या खेती करिएगा। नेक्स्ट देखा जाए गैर कृषि प्रयोजन की भूमि, वह भूमि जो कृषि के अलावा अन्य कार्यों में उपयोग होती है, जैसे इसमें सड़क, उद्योग, रेल, ठीक है, आदि बनवाए जाते हैं। ठीक है, वह भूमि जो कृषि के लिए अलावा अन्य कार्य में भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखा जाए तो प्रतिभूमि की अतिरिक्त अन्य अयोग्य भूमि कौन कौन है, तो एक होता है अस्थायी चरगाह और अन्य गोचर भूमि। देखा जाए अब देखिए इनमें क्या क्या है, तो वह भूमि जहाँ पशु चरते हैं, चरगाह है। अब वह देखिए वृक्ष, बाग, बगीचे वाले भूमि। अब देखिए ऐसे भूमि जहाँ वृक्ष, बागान, वृक्ष फल उगाई जाती है, लेकिन यह शुद्ध बोई गई भूमि में नहीं आती है। ठीक है, और देखा जाए कृषि योग्य बंजर भूमि, वह भूमि जो कृषि योग्य है लेकिन 5 वर्ष से अधिक समय से खेती नहीं की गई है। समझ गए?